तो हम लोग वो हार्डी विनबर्ग पढ़ रहे थे कल लास्ट क्लास में। तो देखो हार्डी विनबर्ग जो इक्वेशन कहते हैं, देखो इसको, ये इक्वेशन क्या कहता है, देखो कि अगर मान लिया जाए ये एक लार्ज साइज पॉपुलेशन है, रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन है, लार्ज साइज पॉपुलेशन है ना। और यहां पर आप किसी भी एलील के अगर आप फ्रीक्वेंसी को अगर आप मेजर कर रहे हैं, एलील जो कैरेक्टरिस्टिक आपका होता है, जैसे मान लो यहां लिखा हुआ है कि P को आप कह रहे हो, ये मान लो इसे कहते हैं, ये डोमिनेंट एलील का, ये हमने रिप्रेजेंट किया उसको P के फॉर्म में, और Q लिखा हमने, ये मान लो रिसेसिव एलील है, और ये मान लो G1 जनरेशन है ना। तो हार्डी विनबर्ग क्या कहता है कि अगर P और Q, P मान लो फ्रीक्वेंसी है, P क्या बताओ, P फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील कहते हैं, और Q फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील कहा जाता है। तो हार्डी विनबर्ग ने क्या कहा कि आप ऐसे मान लो कि ये जो P प्लस Q का वैल्यू होता है ये 1 के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं आप, कि P is the frequency of dominant allele and Q is the frequency of recessive allele. In that case, P plus Q is equal to 1. या फिर उसकी क्या कहा, देखो कि P plus Q का जो होल स्क्वायर होता है ये भी 1 के बराबर होगा। तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ ये भी 1 के क्या होगा बताओ, बराबर होगा। इसमें जो P स्क्वायर है, देखो P स्क्वायर को PP लिख सकते हैं आप, Q स्क्वायर को QQ लिख सकते हैं आप, और ये मेंडेलियंस इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, याद रखना, ये मेंडल के ही इनहेरिटेंस रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ PP क्या हो गया बताओ, PP इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं इसको, इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन। देखो P जो है वो एलील की फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जो P स्क्वायर है, देखो P स्क्वायर जो देखना है आप, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, उस इंडिविजुअल में जिसमें वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है होमोजाइगस के फॉर्म में। सिमिलरली ये बताओ क्या हो गया, Q स्क्वायर क्या हो गया, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या बताओ, रिसेसिव, क्या बताओ, होमोजाइगस इंडिविजुअल कहते हैं इसको। और जो 2PQ है ये क्या हो गया बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट, क्या बताओ, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कहा जाता है इसको। तो ये याद रखिएगा। रिसेसिव होमोजाइगस क्या हो गया, QQ हो गया। डोमिनेंट हेटेरोजाइगस क्या हो गया, 2PQ। P स्क्वायर क्या हो गया, डोमिनेंट होमोजाइगस, है ना। और उसने क्या कहा कि अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की बात करें, तो जब जनरेशन G2 की बात करें अगर हम, मतलब इसमें किसी तरह का म्यूटेशन नहीं हुआ, किसी तरह का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है एवोल्यूशन का, तो नेक्स्ट ये सारे वेरिएशंस अगले जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे एज सच। तो यहाँ भी P प्लस Q का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1 के क्या होता है बताओ, बराबर होता है। यही कहा था किसने बताओ, हार्डी विनबर्ग ने। हार्डी विनबर्ग ने यही तो कहा था कि इन ए वेरी लार्ज रेंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, फिर से बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू हार्डी विनबर्ग, व्हाट इज दैट, in a very large randomly mating population
frequency of alleles will remain constant generation after generation if other forces of evolutions are absent. मतलब ये समझ में आ गया आपको कि इस पॉपुलेशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रहा, जीन फ्लो नहीं हो रहा, यहां केवल रैंडम मेटिंग हो रहा है। और रैंडम मेटिंग अगर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा, उसके अलावा और कोई वेरिएशन का दूसरा सोर्स यहां पर नहीं है। तो हर जनरेशन में जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या रहेगा बताओ, वो कांस्टेंट रहता है। और उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया उसने कहा कि P प्लस Q जो होता है वो 1 के बराबर होता है। P क्या बताओ, P इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, एलील का फ्रीक्वेंसी है वो, डोमिनेंट एलील का फ्रीक्वेंसी। Q क्या हो गया बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील। और P स्क्वायर क्या हो गया बताओ, वो इंडिविजुअल है जिसके अंदर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है होमोजाइगस वाले। Q स्क्वायर क्या हो गया, ये इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं जिसमें रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। और PQ क्या हो गया बताओ, ये डोमिनेंट हेटेरोजाइगस का फ्रीक्वेंसी दिया गया है। अब तो देखो एक दो चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो होता है इसके लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होने चाहिए। देखो तो देखो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होने के लिए एक तो कहते हैं सबसे पहले किसकी बात करेंगे आप, लार्ज पॉपुलेशन की बात करेंगे। पूछा जाता है हार्डी-विनबर्ग को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, तो एक तो लार्ज पॉपुलेशन हो गया, सेकंड बताओ रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन कहते हैं इसको, थर्ड कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। देखो तो लार्ज पॉपुलेशन होता है, रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट बनता है ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इट ऑलवेज फॉलो द मेंडेलियंस इनहेरिटेंस लॉ। याद रखना ये डार्विनियन कॉन्सेप्ट में फिट नहीं होता, ये मॉडर्न थ्योरी की बात कर रहे हैं आप, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आप, डार्विन का यहाँ पे इनहेरिटेंस फॉलो नहीं होता। तो फोर्थ पॉइंट क्या हो गया बताओ, एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियंस इनहेरिटेंस रूल। लिख लो फोर्थ पॉइंट में, एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस रूल। क्या लिखा, क्या लिखा बताओ, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस रूल। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। बेटा वीडियो पॉज आपकी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ वीडियो पॉज नहीं हो रहा, मेरा कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपना नेटवर्क चेक करो, ठीक है। देखिए तो ये समझ में आ गया आपको, चार कंडीशंस जरूरी होते हैं हार्डी-विनबर्ग के लिए, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि अदर इवोल्यूशनरी फोर्सेस मस्ट बी एब्सेंट। तो यहाँ क्या क्या देखो, ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए ना, क्या नहीं होना चाहिए बताओ। तो कहते हैं सिलेक्शन का कोई रूल यहाँ ऑपरेट नहीं हो रहा, जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा, म्यूटेशन यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा, और आप जानते हैं कि जो माइग्रेशन है, जो जीन फ्लो है वो भी नहीं हो रहा। नो जीन फ्लो, नो म्यूटेशन, नो सिलेक्शन, नो ड्रिफ्ट एंड नो recombinant formation other than sexual reproduction. Yes,
ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ रिकॉम्बिनेंट भी नहीं होना चाहिए। ये आपको मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो रिकॉम्बिनेंट तो बनेगा ना। तो रिकॉम्बिनेंट बनेगा नॉट अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 5 हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5 रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन। नो रिकॉम्बिनेंट फॉर्मेशन अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में मिसिंग है, लेकिन ये आपको ऐड करना पड़ेगा अपने नोट्स में। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? अब देखिए, अब हार्डी-वेइनबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए पहले। अच्छा बताओ, अगर यहां किसी तरह का फोर्स एक्ट करेगा तो P प्लस Q का जो एलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज करेगा, है ना? तो कितना वो चेंज हुआ, अगर मान लो चेंज होने का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, उसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा है, इसका मतलब इस जनरेशन में, इस पॉपुलेशन में कई सारे इवोल्यूशंस के फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ये एक थ्योरेटिकल, देखो ये पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल लॉ होता है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिलेक्शन भी ना हो, ड्रिफ्ट भी ना हो, म्यूटेशन भी ना हो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो किस हद तक होगा उसी चीज का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा जब आप इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे आप कि इसका एलिक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इतना था, अब यहाँ इतना हो गया, ये इंक्रीज कर गया, ये डिक्रीज कर गया। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ समथिंग, सम काइंड ऑफ फोर्सेस आर मस्ट एक्टिंग देयर। समझ में आ गया? चलिए अब मैं बता रहा हूं आपको कि इसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में कैसे देखते हैं। देखो कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। मैं आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस में बता दूं मैं कैसे इसमें फ्रेम किया जाता है, वो देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, if the frequency of dominant allele in a population is 0.7, what will be the number of dominant heterozygous in the heterozygous individual in a population of 10,000, in a population of 10,000, 10,000 अगर पूरा पॉपुलेशन है तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस का नंबर क्या होगा उस पॉपुलेशन। तो देखो एक तो याद रखिएगा, जैसे तो पहले देखो उसमें क्या दिया हुआ है, इसमें p का वैल्यू दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। तो जो इसमें पहले q निकाल लो आप, 1 माइनस 0.7, है ना? तो q का वैल्यू आ जाएगा 0.3। तो डोमिनेंट हेट्रोजाइगस का नंबर 2pq होता है। ये हो गया 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये हो गया देखो 0.42। ये तो एक में आ गया ना। तो अगर आप 10,000 की बात करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 4200।
समझ में आ गया? अब आप मुझे पूरा बताओ कि इसमें डोमिनेंट होमोजाइगस कितना होगा और रिसेसिव होमोजाइगस कितना होगा, जल्दी बताओ कितना होगा। बताइए, डोमिनेंट होमोजाइगस कितना होगा और रिसेसिव होमोजाइगस का नंबर बताना है आपको, इंडिविजुअल का। डोमिनेंट होमोजाइगस बताओ और रिसेसिव होमोजाइगस बताओ। हाँ तो ठीक तो है। अब देखो, अब इसमें क्या है, 4900 4900 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डोमिनेंट होमोजाइगस हो जाएगा, और 33 है ना, तो 900 क्या हो गया बताओ, रिसेसिव होमोजाइगस हो जाएगा। तभी तो पूरा, अगर तीनों को ऐड करेंगे आप तो ये नंबर 10,000 हो जाएगा। ये समझ में आ गया बच्चों? तो एक तो देखो, ये एक क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, ये समझ में आ गया सबको? अरे पी, देखो, अरे पी दिया हुआ है ना, तो ये तो पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको ना। तो 0.7 इंटू 0.7 0.49 हो गया, ये एक में हो गया, तो 10,000 में कितना होगा, 4900 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? और अगर आप जी स्क्वायर की बात करेंगे तो 0.3 इंटू 0.3, ये कितना हो गया बताओ, 0.09 हो गया। ये सही है ना? वाई वी आर मल्टीप्लाइंग, मतलब अरे तो ये पी स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये पी स्क्वायर क्या है बताओ, ये डोमिनेंट होमोजाइगस की बात कर रहे हैं आप ना, और ये क्यू स्क्वायर क्या है बताओ, डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस कहते हैं इसको। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है? चलिए, तो एक तो देखो ये वाला पार्ट हो गया। अब सेकंड देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। और देखो, बहुत लिमिटेड पैटर्न होते हैं क्वेश्चन पूछने के। अब इसी से आपको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, कुछ डाटा दिया जाता है, कुछ आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग होगा, जिसके थ्रू आप अपना आंसर बनाएंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन लिखो फिर, ये मिटाओ इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इफ द frequency of dominant homozygous, dominant heterozygous and recessive homozygous is frequency of homozygous organism in a population is 0.4, 0.5 and 0.1 respectively. What will be the frequency of dominant allele in the same
पॉपुलेशन। देखो इसमें आपको थोड़ा सा इसका अप्रोच डिफरेंट है। देखो इसमें आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है पीपी, इसमें दिया गया है आपको पीक्यू और क्यूक्यू। यहां आपको 2PQ नहीं लिखना, वो तब दिया जाएगा जब ये कोई नंबर दिया जाता है। अगर ऐसा लिखा सीधा आप लिखेंगे उसमें। और इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.1 है ना? सही है। अब देखिए, अब पूछा जाता है कि तो याद रखना कि जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो डोमिनेंट एलील ये पूरा का पूरा यहां से आएगा। देखो ये पूरा इसको केवल 0.4 लिखते हैं और यहां से ये हाफ हाफ होगा। देखो 0.25 होगा और 0.25 होगा, तो 0.5 हो जाएगा ये। और यहां से भी क्यू की बात करेंगे तो 0.1 होगा ये। अब देखो अगर आप डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसको ऐड करो ऐसे, ये पूरा ऐड कर दो और इसको ऐसे पूरा ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ पी और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो गया बताओ? ये हो गया 0.65 और ये हो गया कितना हो गया बताओ? ये हो गया 0.40 एंड 0.25 और ये कितना हो गया 0.25 एंड 0.1053 0.35, तो ये हो गया 0.35। आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये वापस P प्लस Q क्या होगा बताओ? 1 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिए हों तो आपको ये वाला पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है? चलिए अब मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे। देखिए क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिए। ये कहीं पे मुझे मिला है पीडीएफ में। देखिए इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन, क्वेश्चन लिखो, इन अ पॉपुलेशन that is in Hardy-Weinberg equilibrium, in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive homozygous genotype, the frequency of recessive homozygous genotype of a certain trait, genotype of a certain trait is 0.09, 0.09, full stop. Calculate the percentage of individuals, homozygous for the dominant allele, क्वेश्चन में फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन ये है, in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive homozygous genotype of a certain trait is 0.09, full stop. Calculate the percentage of individual homozygous for the dominant allele, 49%.
अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इंफॉर्मेशन में शेयर क्या किया गया बताओ पहले। हाँ जी टीशा, हाँ क्यू स्क्वायर, नहीं टू क्यू नहीं लिखते क्यू स्क्वायर लिखते हैं, यस यू राइट। इसमें क्यू क्यू दिया गया है तुम्हें, कितना बताओ 0.09, मतलब क्यू स्क्वायर दिया गया ना इसमें 0.09, तो क्यू आप निकाल लो पहले, तो 9/100 का अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3/10, ये 0.3 हो गया ना 0.3। हाँ जी बच्चे समझ में आ गया, Q का वैल्यू 0.3 होगा तो P कितना हो गया 1 - 0.3, ये हो गया 0.7, ठीक है। तो P स्क्वायर पूछ रहा है ना आपसे, तो ये हो गया 0.49, तो परसेंटेज कितना हो गया 49%। सबको समझ में आ गया, फिर से रिपीट करूं मैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आप किस तरह से, जीनोटाइप लिखा हुआ है ना, क्यू क्यू दिया गया है, इसका टू क्यू स्क्वायर इसका टू 0.09, क्लियर। तो क्यू कितना हो गया, ये हो गया 9/100 का अंडर रूट, तो ये हो गया 3/10, दैट इज 0.3। तो P क्या हो गया 1 - 0.3, 0.7, तो P स्क्वायर क्या हो गया 0.7 इंटू 0.7, दैट इज 0.49। तो परसेंटेज की बात करेंगे कितना हो गया बताइए 49% हो गया। अरे स्क्वायर सब देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब आपके आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली किसी डोमिनेंट इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी दिया गया है और वो हेटेरोजाइगस फॉर्म में है, तो उस कंडीशंस में आप उसको हाफ हाफ, क्योंकि उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पी का भी है क्यू का भी होता है, ये कुछ लिमिटेड पैटर्न होते हैं, सम कभी अप्लाई नहीं होता, ये हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। हाँ ये जरूर कहेंगे आप कि जो हेटेरोजाइगस का कॉम्बिनेशन जब होगा ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया गया उसका हाफ हाफ कर लेंगे हम वहां पे, हाफ पी का और हाफ क्यू का हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें, ये मिटाओ इसको, रिपीट द सेकंड क्वेश्चन। अरे तुम कहां गए, गायब हो गए तुम। कुछ सेकंड क्वेश्चन ये था कि इन अ पॉपुलेशन दैट इज इन Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive homozygous genotype of a certain trait is 0.09, फुल स्टॉप है। फिर पूछा गया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट एलील। फिर से रिपीट करूं यार भाई साहब, मैं हिंदी में बोल देता हूं समझ लीजिए। एक पॉपुलेशन है जो Hardy-Weinberg इक्विलिब्रियम में है, उसमें जो क्यू स्क्वायर का वैल्यू है वो दिया गया है 0.09। क्वेश्चन पूछा गया है कि उसी पॉपुलेशन में डोमिनेंट एलील रखने वाले इंडिविजुअल का परसेंटेज कितना होगा। क्वेश्चन देखो ऐसा लिखा गया, इन अ population of 10,000 individual, if the frequency of, या if the number करना चाहिए, if the number of dominant homozygous recessive homozygous
and dominant heterozygous is 5,000, 2,000 and 3,000 respectively. Calculate the frequency of dominant allele in the same population. .65 भाई साहब, Q जो होता है वो फ्रीक्वेंसी है एलील का, और Q स्क्वायर जो होता है वो नंबर होता है इंडिविजुअल का, जिसमें वो whenever we talk about individual frequency, आप किसी इंसान के या किसी जानवर की बात कर रहे हैं आप, तो वहां पे Q स्क्वायर लगता है। केवल आप उसके एलील की बात करोगे, और एलील या तो डोमिनेंट फॉर्म में होता है, रिसेसिव फॉर्म में होता है। अरे ये बताओ, एक होता है ए, एक होता है ए, इसके कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं? ए हो सकता है, ए हो सकता है, और ए हो सकता है। ये जो है ये एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये एलील फ्रीक्वेंसी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है बताओ? ये इंडिविजुअल का फ्रीक्वेंसी है 0.65। हाँ, ये सिंपल सा, देखो इसे क्या करना है, पहले आप निकाल लीजिए कि पी का क्या हो गया बताओ। पी स्क्वायर हो गया कितना? ये हो गया, टोटल नंबर कितना दिया गया बताओ? 5,000 है, तो 5,000 बाई 10,000 हो गया, देखो फ्रीक्वेंसी, पीपी का फ्रीक्वेंसी हो गया ये। अगर आप पीक्यू की बात करेंगे तो ये 3,000 बाई 10,000 हो जाएगा, है ना? और अगर आप क्यूक्यू की बात करेंगे तो ये 2,000 बाई 10,000 हो जाएगा, यही होगा ना? ठीक है, तो ये हो गया 0.5 हो गया, ये 0.3 हो गया, और 0.2 हो गया, ये सही है। तो पी क्यू में कितना कितना हो गया? पी का वैल्यू 0.15 हो गया, और क्यू का वैल्यू 0.15 हो गया। आपसे पूछ रहा हूँ पी का वैल्यू, तो इसको ऐड कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 0.65, और इसको ऐड कर दो यहाँ पर, क्यू का निकल जाएगा, ये हो जाएगा 0.35। समझ में आ गया बच्चों? तो ये भी एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। एक पैटर्न और है, वो बता देता हूं। देखो देखो, क्वेश्चन ये है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। एन एलील डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है, और व्हाइट वूल is dominant over allele small w for black wool in a sample of 900 sheep white
and 891 are white and 9 are black. Calculate the allelic frequencies within this population. Assuming it is a इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए इसका एलिलिक फ्रीक्वेंसी मतलब पी क्यू दोनों पूछा जा रहा है आपसे. यस, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम में है ये भी पॉपुलेशन. तो एलील का फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है आपसे. क्वेश्चन सिंपल सा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. अब देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ नंबर क्यू ना, 9 ही तो ब्लैक है. मतलब अगर आप देखिए तो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्यू का जो फ्रीक्वेंसी है ये 9/900 दिया हुआ है ना. तो ये हो गया देखो 1/100, तो क्यू का वैल्यू हो गया 1/10, ये हो गया 0.1. सिंपल है. तो क्यू अगर 0.1 हो गया, 10 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप p प्लस क्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है. तो जो p का वैल्यू होगा वो 1 माइनस 0.1 होगा एंड दैट इज 0.9. समझ में आ गया बच्चों? तो ये कुछ पॉसिबल से वेरिएशंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं हार्डी-वेनबर्ग से. अब आपके सामने जो भी आपके सामने गाइड वगैरह होगा उससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. अब सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे रिलेटेड टू हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम. समझ में आ गया बच्चों? और एक लास्ट क्वेश्चन आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बट इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट आप कर सकते हैं अगर, तो रहने दो, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा इसमें. एक क्वेश्चन और ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो. चलिए मैं इसको मिटा के लिखता हूं. देखो लिखा हुआ है एलील कैपिटल टी, the ability to test a particular chemical is dominant over small t. मतलब ये नॉन टेस्टर्स कहते हैं, है ना. इसके बाद क्वेश्चन देखो यहां दिया गया है 400 students were surveyed and 64 were found to be
सॉरी ये टेस्ट थोड़ी होगा, नॉन टेस्टेस। क्वेश्चन दिया है देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ heterozygous students assuming that population is in Hardy-Weinberg equilibrium। बताइए, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का ये पॉपुलेशन है। इंफॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि परसेंटेज बताओ हेटेरोजाइगस स्टूडेंट्स का, परसेंटेज पूछा जा रहा है आपसे। 48%। ओके, ये मैं पूरा शेयर कर दूंगा। ये इसमें 7-8 क्वेश्चंस हैं, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे आपके। हार्डी-विनबर्ग का क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा। क्या होगा बताओ? 48%। तो देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल सा है। करना क्या है इसमें, देखो, इसमें आपको दिया गया है कैपिटल टी जो डोमिनेंट है, जो किसी केमिकल को टेस्ट कर लेते हैं, और स्मॉल टी वो है जो केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकता। तो 400 में से कितना लिखा गया देखो, इसमें 64 वेयर फाउंड टू बी नॉन टेस्टर्स। मतलब ये है कि जो क्यू स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो 64/400 है। यही है ना, क्यू स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी 64/400। तो ये जो क्यू स्क्वायर होगा, क्यू क्या हो गया, 64/400 का अंडर रूट, ये हो गया 8/2 इंटू 10। ये हो गया देखो 2, और ये हो गया 0.4। समझ में आ गया? तो Q हो गया आपका अगर 0.4, तो P हो गया आपका 0.6, है ना। तो अब पूछा गया कि हेटेरोजाइगस का बताओ कितना परसेंटेज होगा। तो हेटेरोजाइगस का परसेंटेज होता है 2PQ, एंड दैट इज 0.4 into 0.6, एंड दैट इज 0.48। परसेंटेज कितना हो गया, 48%। समझ में आ गया बच्चों? तो ये है आपका ऑल अबाउट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट हार्डी-विनबर्ग थ्योरी। ये समझ नहीं आया कॉन्सेप्ट? अरे इसमें क्या दिक्कत है? अरे टी दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि 400 में से 64 स्टूडेंट वो हैं जो टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो रिसेसिव हो गया ना। तो रिसेसिव का नंबर कितना दिया हुआ है, 64, कितने में से, 400 में से। तो पहले आप रिसेसिव का फ्रीक्वेंसी निकालो कितना हो गया। देखो, क्यू स्क्वायर 64/400 है ना। अरे टोटल 400 है, उसमें से 64 जो है वो टेस्ट नहीं कर सकता, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 64/400। क्यू स्क्वायर का नंबर दिया हुआ है, तो जो क्यू होगा वो हो जाएगा 0.4। हाँ भाई, आयुष जी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मिस्टर आयुष? तो Q पहले निकाल लो ना, Q कितना हो गया, 64/400 का अंडर रूट हो गया, तो 0.4 हो गया वो। तो P निकाल लो, P कितना होता है, P प्लस Q 1 होता है, तो P कितना हो जाएगा बताओ। आप जानते हैं कि P प्लस Q का वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो P कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा।
और हेट्रोजाइगस का नंबर इतना होता है, तो हेट्रोजाइगस का जो नंबर होगा वो ये हो जाएगा 2p की हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 48% हो गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ Hardy-Weinberg equilibrium and its related problems. सही है बच्चों, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं इसके बाद का जो पार्ट है, इसको मिटा दो ना। 64/400 क्यों करा? अरे फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। अगर मान लो 400 पूरा पॉपुलेशन दिया हुआ है, उसमें 64 ऐसे हैं जो उस खाने को टेस्ट नहीं कर सकता, वो रिसेसिव इंडिविजुअल है, तो उसका फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा ना आपको। इतने में से इतने हैं, तो उसी का फ्रीक्वेंसी निकाला हमने यहां पर। अदिति समझ में आया तुम्हें क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल 400 लोग हैं, उसमें से 64 ऐसे हैं जो उस केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकता, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा? उसका पहले क्या निकाला हमने फ्रीक्वेंसी कि 6400 400 में से 64 है, तो एक में कितना होगा वो निकाल लो। फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलता है ना। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन कहते हैं। ये मॉडर्न थ्योरी का एक पार्ट है। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर याद रखिएगा। आइसोलेशन जो होता है, इट इज एन प्रिवेंटिव mechanism that prevent interbreeding between two potentially, या prevent breeding कर लो, prevent breeding between two potentially interbreeding organisms. ऐसे मान लो ये एक पॉपुलेशन है और इसमें पहले 2 इंडिविजुअल्स थे, ऐसे मान लो ऑर्गेनिजम्स की बात मैं कर रहा हूं, जिनमें कभी न कभी इनमें आपस में इंटरब्रीडिंग होता था, बट किसी वजह से इनके अंदर अब ब्रीडिंग मेथड नहीं हो रहा, दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड। पोटेंशियल था लेकिन ये इंटरब्रीड नहीं कर रहे। ये पोटेंशियल थे इसके अंदर, बट एनीहाउ दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड, एंड दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड, इसे कहते हैं आइसोलेशन। तो आइसोलेशन एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म होता है जो 2 पोटेंशियली इंडिविजुअल्स के ब्रीडिंग को रोकता है। और आपको पता है कि लंबे समय तक अगर ये आइसोलेट रहेंगे ना, अगर इनका आइसोलेशन बना रहेगा, लॉन्ग टाइम आइसोलेशन अल्टीमेटली इनके कैरेक्टरिस्टिक को इतना ज्यादा चेंज करता है। यस, पोटेंशियली लिखा जाता है, सॉरी, पोटेंशियली लिखा जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर बहुत लंबे समय तक इसको आइसोलेट करके रखेंगे आप, तो धीरे धीरे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है इसका, और वो एक नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टाइम आइसोलेशन, लॉन्ग टाइम आइसोलेशन में रिजल्ट्स स्पेसिएशन। पहले एक थे, फिर ये जुदा जुदा हो गए, है ना। पहले एक जैसे ही थे, फिर थोड़े अलग हो गए, और इतने अलग हो गए कि बाद में अलग ही हो गए फिर।
हम आपके हैं कौन, बिल्कुल वो वाली बात हो गई। ये अलग, ये अलग। तो जो पहले साथ साथ थे वो अलग हो गए, और बाद में इतने अलग हो गए कि कभी साथ नहीं आ सकते। और ये है क्योंकि अब ये पूरा स्पीसीज ही चेंज हो गया। समझ में आ गया? तो याद रखना कि आइसोलेशन एक बहुत जरूरी इवेंट होता है, क्योंकि जब तक कोई, देखो आप यार, आइसोलेशन का मतलब है, आइसोलेशन क्या करता है बताओ? आइसोलेशन प्रिवेंट क्या करता है? प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ जीन्स कहता है। जब तक मान लो फर्टिलाइजेशन होता रहा है, इंटरब्रीडिंग हो रहा है, तो जीन तो मिक्सअप हो रहा है ना। जब तक जीन सेपरेट नहीं होगा पूरी तरह से, नए स्पीसीज फॉर्म नहीं कर सकते। तो स्पेसिएशन होने के लिए आइसोलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और बिना आइसोलेशन का नया स्पीसीज फॉर्म नहीं कर सकता। अब देखो इट इज, होता क्या, देखो जब इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई स्पीसीज जब अलग हो गया तो वापस वो, मतलब जो स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या बताओ? बायोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स, एक स्पीसीज के ऐसे एनिमल्स जो इंटरब्रीड करें और जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करें, वो सेम स्पीसीज के एनिमल माने जाते हैं। अगर मान लो इन्हें तुमने आपस में मिला भी दिया बहुत सालों के बाद, बट दे आर नॉट एबल टू इंटरब्रीड, हम क्या बोलेंगे कि नाउ दे आर बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीसीज। यस, अब देखो वो अलग चीज है, देखो मैं वहां पे आ रहा हूं कि आइसोलेशन के कारण क्या हो सकते हैं, वो देखिए यहाँ पर। याद रखिएगा, आइसोलेशन प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ जीन्स एंड आइसोलेशन प्रिजर्व genetic variability in original form। जैसा वेरिएशन है वो मेंटेन रहता है अगर आइसोलेशन कर दिया जाए तो। जो वेरिएबिलिटी आपके पॉपुलेशन में आया है वो मिक्स अगर नहीं होगा तो प्योर फॉर्म में वो क्या रहेगा बताओ? प्रिजर्व रहता है। तो आइसोलेशन प्रिजर्व द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन ओरिजिनल कंडीशंस, इन ओरिजिनल फॉर्म्स। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां देखिए, अब ये जो आइसोलेशन होता है ये दो तरह का होता है। देखो, एक कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है, और एक मान लो देयर इज वन कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। एक ज्योग्राफिकल है और एक बताओ क्या हो गया बताओ? रिप्रोडक्टिव कहा जाता है। और अब देखो यहां पर इन दोनों का मतलब क्या है? जैसे मान लिया जाए, देखो जैसे मान लो ये एक कोई लार्ज पॉपुलेशन है मान लो यहां पर, और इसके सराउंडिंग पार्ट में दो, ऐसे मान लो दो अलग अलग आइलैंड्स हैं, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये पेरेंट पॉपुलेशन है ये, और कुछ इंडिविजुअल्स यहां से यहां पहुंच गए, देखो, और कुछ यहां से यहां पहुंच गए। और इनके बीच में देखो ये एक बड़ा सा मतलब आइसोलेशन है। ये एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है। देखो ये आपस में यहाँ पर जो यहाँ पहुंच गए और जो यहाँ पहुंच गए, anyhow they are not even able to migrate back, वो वापस भी नहीं आ रहे अपने पेरेंट पॉपुलेशन। तो क्या होगा बताओ? अब सर्टेन, अगर मान लो ये दोनों सेपरेट कंडीशंस में हैं, तो दोनों दोनों ही प्लेस का इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या बताओ? डिफरेंट है। तो क्या होगा? देखो फाइनली क्या हुआ, देखिए
कुछ समय के बाद क्या हुआ, ये ब्लैक से ब्लू हो गया और ये ब्लैक से क्या हो गया बताओ, ग्रीन हो गया। मतलब नए नए तरह के, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि अब यहां का कंडीशन कुछ और है और यहां का कंडीशन कुछ और है, और अल्टीमेटली जो सिलेक्शन का वर्क ऑपरेट हुआ, धीरे धीरे उस पूरे कंडीशंस का, उस पूरे पॉपुलेशन का, जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन था, उसका पूरा कैरेक्टरिस्टिक ही चेंज हो गया। और अगर मान लो ये स्पीसीज जब यहां था तो ये एक स्पीसीज लिखा था हमने, मान लो ये S1 है, अब यहां ये S2 हो गया और ये यहां बताओ क्या हो गया, S3 हो गया। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ, क्या बोलते हैं बताओ इसको, इसी को ज्योग्राफिकल कहा जाता है। मतलब ये है कि ये अब इतने आइसोलेट हो चुके हैं कि इनका, देखो जीन फ्लो आपस में अब यहां नहीं हो रहा, ये आपस में मिक्सिंग नहीं कर रहा, दे आर आइसोलेटेड कंप्लीटली, एंड दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड, इसे कहते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहा जाता है इसको। मतलब ये देखो, तो ये कहा जाता है एनी काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल बैरियर कहा जाता है, ज्योग्राफिकल बैरियर बिटवीन टू interbreeding group of population। जब ये माइग्रेट होके गए थे तब तो इंटरब्रीड कर सकते थे ना ये, क्योंकि दोनों ब्लैक ब्लैक हैं, लेकिन ये इनका आना जाना बंद हो गया क्योंकि रास्ते में वाटर बॉडी है, और बाद में पूरी तरह से क्या हो गया बताओ, ये सेपरेट हो गए। एंड दिस काइंड ऑफ आइसोलेशन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इस तरह के आइसोलेशन को क्या बोलते हैं बताओ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? अब यहां देखिए, नेक्स्ट देखो, एक रिप्रोडक्टिव होता है, देखो ये वाला, ये जो रिप्रोडक्टिव है ये दो तरह का होता है। देखो, एक होता है प्री जाइगोटिक कहते हैं, और एक पोस्ट जाइगोटिक होता है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। देखिए वो क्या है यहां पर, ये समझ में आ गया? देखो, जैसे मान लो ये एक लार्ज पॉपुलेशन है और यहां पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स सर्वाइव कर रहे हैं, मान लिया जाएगा। सेम एरिया, देखो ज्योग्राफिकल एरिया वही है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ ऐसा कंडीशन बन गया कि यहां ये जो बीच के कुछ इंडिविजुअल्स हैं, देखो मान लो ऐसे, ये अब अपने टेरिटरी से बाहर नहीं जा रहे, ये यहीं पे इंटरब्रीड कर रहे हैं। ये ना इधर जा रहे हैं ना बाहर से कोई अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं कि इसमें सेम ज्योग्राफिकल एरिया है, लेकिन कुछ जो मॉर्फोलॉजी वगैरह का चेंज आ गया है या कुछ और कैरेक्टरिस्टिक की चेंज की वजह से अब ये यहां से अपने एरिया से ये बाहर, देखो माउंटेन्स वगैरह तो चलो वो तो एक, वो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में आता है ना। जैसे देखो यहाँ पर, तो प्री जाइगोटिक क्या कहते हैं, जैसे सपोज करो एक लिखा जाता है, देखो दिस टर्म कॉल्ड बिहेवियरल आइसोलेशन होता है।
मैकेनिकल आइसोलेशन होता है, टेम्पोरल आइसोलेशन कहते हैं। मतलब इस जगह का जो लोकल इन्वायरमेंट है वो कुछ अलग था, जिसकी वजह से कहते हैं फ्लावरिंग का पार्ट, प्लांट वगैरह की बात करें तो वो अलग टाइम पे हो रहा है। या फिर कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके जेनेटल ऑर्गन्स का पोजीशन थोड़ा डिफरेंट लोकेशन पे है। देयर आर सो मेनी कंडीशन। देखिए, तो बिहेवियरल होता है, मैकेनिकल होता है, टेम्पोरल होता है। टेम्पोरल मतलब देखो, डिफरेंट टाइम ऑफ गैमेटिक मैच्योरिटी कहा जाता है। देखो, अब देखो फ्रॉग है या फिर आप टोड की बात करें, दोनों एम्फीबिया में आते हैं ना। हैबिटेट है वो, हैबिटेट लोकल कंडीशंस में चेंज, मतलब लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस अलग हो सकते हैं। अगर आप देखिए जैसे टोड वगैरह है या फ्रॉग वगैरह है तो एक ही तो एम्फीबिया में आता है, लेकिन ये भी आपस में इंटरब्रीड नहीं करते ना, क्योंकि उनके जो कुछ उनके जो कंडीशंस हैं, उनका जो बिहेवियरल पार्ट है या जो उनके बॉडी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो एक जैसे नहीं है। तो देखो, तो टेम्पोरल कहते हैं डिफरेंट टाइम ऑफ गैमेटिक मैच्योरिटी, मैकेनिकल कहा जाता है डिफरेंट पोजीशन ऑफ जेनिटिलिया कहा जाता है। जेनेटल ऑर्गन के पोजीशन कभी मैच नहीं करते, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। एनिमल्स के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, देखो वो भी होता है। देखो, या फिर देखो फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन भी होता है, फिजियोलॉजी अलग अलग हो जाता है। देखो, तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस। ये गैमेट को मिलने ही नहीं देगा, ये गैमेट्स को मिलने नहीं देते। ये सब जाइगोट बनने के पहले की कहानी है। दे आर नॉट allowing to fertilize or to reproduce। ये सब जाइगोट बनने के पहले ये कंडीशन है। देखिए, ये गैमेट्स को फ्यूज नहीं होने देता। और अगर देखो यहां पर ऐसे देखिए, अगर बात करें पोस्ट जाइगोट की, कि जो ब्रीड नहीं करना चाहिए या जो जिनमें ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है नेचुरली, अगर वो ब्रीड कर भी लें, अगर कई बार ऐसा नेचर में होता है कि कुछ अननोन ऑर्गेनिजम्स में जो बहुत ज्यादा रिलेटेड, तो कह सकते हैं कुछ रिलेशन है लेकिन बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है, वो ऐसे भी एनिमल्स मिक्सअप कर जाते हैं कई बार और जाइगोट बन जाता है। लेकिन पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन भी होता है। देखो, नेचर ये चाहता है कि स्पीसीज की प्यूरिटी मेंटेन रहे। तो देखो यहाँ वजह से आपने पढ़ा होगा हाइब्रिड मोर्टेलिटी कहते हैं, मोर्टेलिटी कहा जाता है। देखो, इवन जाइगोटिक मोर्टेलिटी होता है। या फिर देखो, आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं होता है उसको, जैसे हाइब्रिड इनफर्टिलिटी कहा जाता है, या फिर एक हाइब्रिड ब्रेकडाउन होता है। बिल्कुल सही बात है। हाइब्रिड मोर्टेलिटी, जाइगोटिक मोर्टेलिटी कहते हैं, हाइब्रिड इनफर्टिलिटी कहा जाता है, हाइब्रिड ब्रेकडाउन कहा जाता है। मतलब अगर मान लो एक एनिमल A1 है, एक एनिमल A2 है, दोनों के गैमेट्स को, मेल फीमेल है, देखो ये गैमेट्स को फ्यूज करके अगर यहाँ जाइगोट बना दिया जाए और ये जाइगोट बनते ही इसका डेथ हो गया, ये सर्वाइव नहीं कर रहा है, ये कंफर्म है कि ये एनिमल A1 S1 का है और ये एनिमल S2 का है। तो जाइगोट जो है वो आगे सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, जाइगोट बनते ही खत्म हो जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड जाइगोटिक मोर्टेलिटी कहा जाता है इसको, है ना।
फिर देखो, अगर मान लो A1 और A2 है, जाइगोट बन रहा है यहां से, जाइगोट लिटिल जैसे कहते हैं, यहां मान लो मोरुला बन गया, लेकिन मोरुला के आगे ये एक्सीड नहीं कर रहा, मतलब ये हाइब्रिड जो है वो, मतलब कह सकते हैं हाइब्रिड मॉर्टेलिटी की बात कर रहे हैं, हाइब्रिड इनविएबिलिटी भी कहते हैं इसको, हाइब्रिड इनविएबिलिटी भी कहा जाता है। जाइगोट तो बना, बट जाइगोट के आगे मोरुला तक आते आते खत्म हो गया वो। फिर देखो इसमें क्या होता है, A1 है, A2 है, जाइगोट बना, इसमें डेवलपमेंट भी हुआ और बर्थ भी हुआ, जो F1 जनरेशन आया वो क्या हो गया, स्टेराइल हो गया। इसी को हाइब्रिड, बेसिकली इसको हाइब्रिड क्या बोलते हैं बताओ, इसे हाइब्रिड स्टेरिलिटी कहा जाता है। और इसी में आता है, आप जानते हैं जो खिनी वगैरह आता है ना, जो म्यूल वगैरह आता है, आप जानते हो, म्यूल इसी का एग्जाम्पल है, म्यूल इसी का एग्जाम्पल है कि बर्थ तो हो जाता है, लेकिन बर्थ के बाद भी जो बच्चे होते हैं वो बच्चे फर्टाइल नहीं होते, इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। म्यूल आता है ना, हिनी आता है, हाँ मतलब हिंदी में कहते हैं उसको म्यूल, जानते हो ना म्यूल। देखो इसमें ध्यान रखना, ये जो लास्ट वर्ड आता है ना ई, ये फीमेल के लिए होता है, जैसे फीमेल हॉर्स है, इसमें हॉर्स में ई आता है, देखो तो ये जो फीमेल हॉर्स हो गया तो मेल क्या हो गया होता है इसमें, मेल हो गया डंकी। इसी का उल्टा देखो हिनी होता है, इसमें वाई है ना, ये फीमेल के लिए होगा, तो फीमेल डोंकी हो गया और मेल हॉर्स हो जाएगा, हिनी कहते हैं इसको। कोई भी देखो, आप देखते हैं टाइगर, टिग्लियन लिखते हैं, देखो टिग्लियन, टिग्लियन में बताओ, फीमेल लाइनेस है और मेल टाइगर है, लाइगर में फीमेल टाइगर है और मेल लायन है, समझ में आ गया। तो इस तरह से आप याद रखिएगा इसको, और इसे कहते हैं हाइब्रिड स्टेरिलिटी। और एक क्लास बता दूं मैं आपको यहाँ पर, देखिए जैसे मान लो पेरेंटल जनरेशन P1 और P2 में एक एनिमल बना, मान लो इसका नाम हमने रखा, देखो ये F1 जनरेशन का एनिमल है, हमने ये रखा कि ये एक एनिमल तैयार हुआ S, और ये F1 जनरेशन का एनिमल है। ये मान लो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स हैं, F1 यहाँ पे फर्टाइल है, लेकिन जब आप F1 को वापस F1 से इसको अगर आप इंटरब्रीड करेंगे तो F2 जो होगा वो हो गया इनफर्टाइल। और इसी को कहते हैं हाइब्रिड ब्रेकडाउन, और इसी को कहते हैं F2 ब्रेकडाउन भी कहा जाता है कि F1 जनरेशन तक वो फर्टाइल रहता है, बट F2 तक जाकर वो क्या हो गया बताओ, स्टेराइल हो गया। तो आप कह सकते हैं F2 जो होता है इसका, इट बिकम्स स्टेराइल, एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ब्रेकडाउन। इसी को F2 ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने कहा कि इसमें देखो, ये P1 और P2 एनिमल है, दो अलग अलग स्पीसीज के एनिमल, मान लो मैंने कहा कि S1 और ये S2 है, और ये F1 का देखो, ये F1 जनरेशन का एनिमल है S, ये S फर्टाइल है। अगर आप S को क्रॉस कराएंगे इसके साथ या इसके साथ तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा, लेकिन अगर आप इसका इसका आप क्या करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे F1 का। एग्जाम्पल में ड्रोसोफिला वगैरह का एग्जाम्पल वगैरह इसमें आता है, बहुत ज्यादा दूर एग्जाम्पल नहीं है इसका, बट ये भी होता है। F1 को F1 से करा देंगे तो F2 आएगा, लेकिन ये F2 क्या हो गया बताओ,
स्टेराइल हो जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड ब्रेकडाउन, और इसी को F2 ब्रेकडाउन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? ये एग्जांपल्स वगैरह देखे गए हैं, ड्रोसोफिला वगैरह के एग्जांपल में मिलता है। तो ये हो गया आपका आज का। अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपका जो ह्यूमन इवोल्यूशन का जो पार्ट है। तो होपफुली अगली क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।